प्रिय छात्रों, आज का मेरा व्याख्यान बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके एक विशेष टॉपिक पर व्याख्यान है मेरा आज। यह है ऋग्वैदिक युग की सभ्यता। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऋग्वैदिक युग के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए और इसमें उत्तर वैदिक युग में क्या परिवर्तन हुए। तो आज हम ऋग्वैदिक युग की राजनीतिक स्थिति के बारे में संक्षेप में चर्चा करना पसंद करेंगे। प्रश्न है, वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक साहित्य से ज्ञात सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस साहित्य की रचना एक लंबे समय का परिणाम है, अतः वैदिक काल एक लंबे कालखंड को द्योतित करता है। सांस्कृतिक परिवर्तन एवं काल क्रम संबंधी प्रमाणों के आधार पर वैदिक सभ्यता को 2 कालखंडों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल की सभ्यता और नंबर 2 उत्तर वैदिक काल की सभ्यता। नंबर 1 ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता के ज्ञान का स्रोत ऋग्वेद है, जो आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें कुल 1028 सूक्त व 10 मंडल हैं। सामान्यतः इसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, लेकिन एन.एस. राजाराम व डेविड फ्राडले ऋग्वैदिक काल का निर्धारण 6000 से 3700 ईसा पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल का निर्धारण 3700 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य में करते हैं। ऋग्वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश था, किंतु वे अफगानिस्तान की एवं गंगा यमुना दोआब की भौगोलिक परिस्थिति से भी परिचित थे। सरस्वती इनकी महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वेद में दास या दस्यु का उल्लेख भी हुआ है, जिन्हें कुछ विद्वान यहाँ के मूल निवासी जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन कुछ इन्हें आर्यों की ही एक शाखा के वंशज भी मानते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 राजनीतिक जीवन। वैदिक युग के इतिहास का प्रारंभ वैदिक नरेश वैवस्वत मनु के समय हुआ माना जाता है। उसके ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु से सूर्यवंश एवं इल स्त्री रूप इला से चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। इस काल की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना 10 राजाओं का युद्ध है, जिसमें रावी नदी के तट पर भरत वर्ग के राजा सुदास ने 10 राजाओं को पराजित किया था। इस युग के राजनीतिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1 जन। ऋग्वैदिक काल में जन ही राज्य की इकाई थी। जन में एक ही वंश के सभी व्यक्ति होते थे। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था। कुलों से ग्राम, ग्रामों से विश तथा विशों से जन का निर्माण होता था, जिनके अधिपति कुलपति, ग्रामणी, विशपति व राजन कहलाते थे। जन को राष्ट्र भी कहा गया है। जन में रहने वाली प्रजा को विश कहा गया। अनु, द्रह्यु, यदु,
तुर्वस व पुरु इस काल के प्रमुख जन थे। नंबर 2, राजा। जन का अधिपति राजन अर्थात राजा होता था, जो विश यानी प्रजा द्वारा निर्वाचित होता था। राजा का प्रमुख कार्य जन यानी राज्य की रक्षा करना था, अतः उसे गोपाजनस्य कहा गया है। युद्ध करना और पशुधन की रक्षा करना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। इस कार्य के लिए जन के लोग उसे हवि अर्थात भेंट देते थे। उस समय राजा भूमि का स्वामी नहीं था। नंबर 3, राजकीय पदाधिकारी। पुरोहित, सेनानी व ग्रामणी राजा के प्रमुख सहायक थे। पुरोहित विश अर्थात प्रजा के कल्याण के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था तथा युद्ध के समय दैवी शक्तियों का आह्वान कर राजा व सेनाओं का मनोबल बढ़ाता था। सेनानी सैनिकों का नेतृत्व करता था तथा ग्रामीण गांव का मुखिया था। अन्य कर्मचारी थे पुरप यानी दुर्गपति, स्पशय यानी गुप्तचर और दूत। नंबर 4, सभा और समिति। राजा पर नियंत्रण के लिए सभा और समिति नाम की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सभा एक छोटी संस्था थी जिसमें विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे, लेकिन समिति एक बड़ी संस्था थी जिसमें जन के समस्त लोग सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करते थे। नंबर 5, न्याय व्यवस्था। राजा पुरोहितों व सभासदों की सहायता से न्याय करता था। पशुओं की चोरी, भाई बहन में विवाह, द्यूत क्रीड़ा में बेईमानी, आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी सामान्य अपराध थे। मृत्युदंड प्रचलित था, लेकिन अधिकांश मामलों में शारीरिक दंड ही प्रचलित था। अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा एवं संतप्त परशु परीक्षा भी प्रचलित थी। ऋणी को ऋणदाता की दास्ता स्वीकार करनी पड़ती थी। यह ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की या राजनीतिक जीवन की मुख्य विशेषताएं हैं। ऋग्वैदिक काल की दूसरी विशेषता थी सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद के प्रारंभिक संकेतों के आधार पर शारीरिक वर्ण अथवा रंगों के आधार पर समाज को दो वर्णों आर्य एवं अनार्य अथवा आर्य एवं दस्यु में विभाजित किया गया था। आर्य गौर अथवा पीत वर्ण के तथा अनार्य श्याम अथवा कृष्ण रंग के होते थे, लेकिन यह विभाजन सही नहीं था क्योंकि उच्च वर्ण में भी कृष्ण वर्ण के लोग होते थे। अतः कालांतर में गुण एवं कर्म के आधार पर समाज का विभाजन किया गया। प्रारंभिक वैदिक समाज में ब्राह्मण राजन्य यानी ब्राह्मण व क्षत्रिय व विश का उल्लेख मिलता है। विश में आम प्रजा आती थी। इसी में से कालांतर में वैश्य व शूद्र वर्ण का उदय हुआ। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। यहाँ वर्ण व्यवस्था की दैवी उत्पत्ति का विवरण उपलब्ध होता है, अर्थात ब्रह्म यानी ईश्वर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, लेकिन इन वर्णों में ऊंच नीच का भेद नहीं था। नेक्स्ट, परिवार। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार संयुक्त होते थे, वह पितृसत्तात्मक थे। परिवार का ज्येष्ठतम पुरुष घर का मुखिया एवं स्वामी होता था, जो गृहपति या कुलपा कहा जाता था।
उसका व्यवहार परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेहपूर्ण होता था, लेकिन अपराध करने पर वह परिवार के सदस्य को दंड भी दे सकता था। नेक्स्ट, विवाह। विवाह पुरुष एवं स्त्री के संबंधों का मूल आधार था। विवाह का मुख्य प्रयोजन संतान की उत्पत्ति एवं धर्म का उपार्जन कर मोक्ष प्राप्त करना था। विवाह प्राय युवा अवस्था में ही होते थे। वर एवं कन्या को पारस्परिक चुनाव का भी अधिकार था, लेकिन माता पिता की सहमति आवश्यक समझी जाती थी। विवाह से पूर्व दोनों पक्षों के गुण दोषों पर विचार किया जाता था। अंतरवर्णीय विवाहों पर प्रतिबंध नहीं था। प्राय एक विवाह की प्रथा ही प्रचलित थी। विधवा विवाह एवं नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी। सपिंड, सगोत्र एवं सप्रवर विवाह पर प्रतिबंध नहीं थे। नेक्स्ट, स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों का बहुत अधिक सम्मान था। वे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, पति चुनने, यज्ञ तथा हवन करने का अधिकार था। विवाह से पूर्व गृह कार्य एवं ललित कलाओं जैसे कताई, सिलाई, बुनाई आदि में विकसित किया जाता था। वे मंत्र रचना भी करती थी, सभा समिति की गतिविधियों में भाग लेती थी और गृह स्वामिनी समझी जाती थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा ये प्रचलित नहीं थी, लेकिन संपत्ति पर स्त्री का अधिकार नहीं था। गोसा, अपाला, लोपामुद्रा आदि इस काल की विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना में योगदान दिया। नेक्स्ट, खान पान। ऋग्वैदिक आर्यों का भोजन सादा तथा पौष्टिक होता था। भोजन में दूध, दही, घी तथा इनसे निर्मित वस्तुओं का विशेष स्थान था। कुछ लोग मांस भक्षण भी करते थे, लेकिन गाय का वध नहीं किया जाता था। सोम रस उनका प्रमुख पेय पदार्थ था। सुरापान भी किया जाता था, लेकिन इसे अच्छा नहीं मानते थे। नेक्स्ट, वेशभूषा। ऋग्वैदिक आर्यों की वेशभूषा साधारण थी। वे सूती, ऊनी, रेशमी तथा मृग चर्म से बने हुए वस्त्र पहनते थे। वे प्राय 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। नीवी, जो कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र था, जिसको धोती या साड़ी भी कहा जा सकता है। वास, शरीर पर धारण किया हुआ प्रमुख वस्त्र, तथा अधिवास या द्रापी, ऊपर से धारण किया जाने वाला उत्तरीय जैसा कोई वस्त्र। उष्णीस, जिसको पगड़ी कहते थे, इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई व रंगाई से भी परिचित थे। नेक्स्ट, आभूषण व श्रृंगार। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। गले में निष्क, कानों में कर्ण शोभन, शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहने जाते थे। रुक्म, भुजबंद, केयूर, नूपुर, कंकण, मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। स्त्रियां श्रृंगार प्रिय थी। वे चोटियां रखती थी, बालों में तेल का प्रयोग करती तथा कंघी से भी संवारती थी। पुरुष प्राय दाढ़ी मूछ रखते थे तथा हजामत भी बनवाते थे। नेक्स्ट, मनोरंजन। संगीत मनोरंजन का प्रमुख साधन था। घुड़दौड़, रथदौड़, शिकार, मल्ल युद्ध तथा द्यूत क्रीड़ा मनोरंजन के अन्य साधन थे। नेक्स्ट, शिक्षा। शिक्षा मौखिक रूप में दी जाती थी। वेद मंत्रों का उच्चारण व पुनरावृत्ति की जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक तथा नैतिक विकास था। धन्यवाद।